हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको नोट्स से पढ़ाने वाली हूँ। ये मेरे ही नोट्स हैं जिसमें मैंने कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस, रिजल्ट्स और काफ़ी ऐसे हैं सब जो आपके कह सकते हैं कि टर्म्स जो होती हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उनकी डेफिनेशन इसमें दी गई है। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे एल्गोरिथ्म क्या होता है, लेमा, एक्सियम्स, पोस्टुलेट्स, थ्योरम, इन सब में डिफरेंस क्या है ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले देख रहे हैं एल्गोरिथ्म। सो एन एल्गोरिथ्म इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स which gives a procedure for solving a type of problem. एल्गोरिथ्म क्या है? सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं, मतलब यहाँ पर स्टेप्स लिखे होते हैं जिनका यूज करके हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपने कंप्यूटर में देखा होगा एल्गोरिथम लिखते हैं, उसमें हमने अगर प्लस है, प्लस करना है हमें दो नंबर्स को, सो उसके लिए भी एल्गोरिथम होता है। कंप्यूटर क्या करता है, प्लस तो कर देता है जब आप इजीली मतलब डायरेक्ट नंबर्स देते हैं, वो आपको प्लस करके रिजल्ट देता है, लेकिन उसके अंदर कोडिंग होती है, एल्गोरिथम होता है जिसका यूज वो कंप्यूटर करता है। सो एल्गोरिथम क्या है? स्टेप्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं जिनका यूज करके किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लेमा। अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेमा जनरली हम थ्योरम को प्रूव करने के लिए यूज करते हैं। ये भी एक स्टेटमेंट है। ठीक है, प्रूवन स्टेटमेंट मीन्स जिसको हम प्रूव कर सकते हैं। सो लेमा एक स्टेटमेंट है जिसका यूज करके हम दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। ठीक है, मतलब लेमा का यूज करके हम थ्योरम प्रूव करते हैं। देन है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये एक लेमा है जिसका एग्जाम्पल दिया है मैंने। सो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आप बहुत जानते होंगे अच्छे से। जब आप दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो उसमें क्या रहता है, हमें दो और नंबर मिलते हैं, यूनिक इंटीजर्स मिलते हैं क्यू और आर, और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। सी क्या है? सी और डी दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर हैं, लेकिन सी डी से बड़ा है, इसलिए सी को हम डी से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने पे क्वोशिएंट मिलेगा प्लस रिमाइंडर। देखिए इस तरीके से ये हमारा डिवाइड का साइन है। सो सी बड़ा है इसलिए सी अंदर आएगा, डिविडेंड कहलाएगा, डी डिवाइजर होगा, और डिवाइजर जब इसको डिवाइड करेगा तो हमें यहाँ क्वोशिएंट मिलेगा और यहाँ पर बचेगा रिमाइंडर। रिमाइंडर कैसा होता है? रिमाइंडर ऑलवेज इससे छोटा होता है। ठीक है, जब हम कभी भी डिवाइड करते हैं आप बहुत ही इजीली चेक कर सकते हैं इस चीज को। जैसे हमने 24 को 5 से डिवाइड किया तो 5 4 सा 20, तो ये जो रिमाइंडर बचा है 4, ये क्या होता है? इससे छोटा होता है। 4 इज लेस देन 5, लेकिन ये 4 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है। रिमाइंडर 0 आता है मतलब कंप्लीटली डिविजिबल है वो, या फिर 0 से बड़ा ही होगा हमेशा हमारा रिमाइंडर, हम नेगेटिव नहीं होगा। सो यही इस पे कंडीशन दे दी है। आर क्या होगा? ऑलवेज लेस देन डी बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो ये कहलाता है डिवीजन लेमा। इसके बाद है एक्सियम्स। एक्सियम्स क्या होते हैं? एक्सियम्स को ही हम पोस्टुलेट्स भी कहते हैं। ये क्या है? ये एजम्पशंस हैं। एजम्पशंस मतलब जो हम सपोज करते हैं वो है। विच आर ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ, जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, मतलब पूरे यूनिवर्स में ट्रू माना जाएगा उनको। दे आर नॉट प्रूव्ड, लेकिन हम उनको प्रूव्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सियम्स क्या है? ऐसे एजम्पशंस हैं जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ हैं और उनको प्रूव करना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है थ्योरम। सो थ्योरम क्या है? थ्योरम एक प्रूव्ड स्टेटमेंट है, ऐसा स्टेटमेंट जिसको हम प्रूव कर सकते हैं। देन यूजिंग डेफिनेशन, एक्सियम्स,
प्रीवियसली प्रूव्ड स्टेटमेंट द डिडक्टिव लॉजिक। थ्योरम को हम प्रूव करते हैं यूजिंग लेमा, पोस्टुलेट्स, इन सब का यूज करके हम इसको प्रूव करते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट पेज में हम देख रहे हैं ये है यूक्लिड एक्सियम्स। यहाँ पर एक्सियम्स लिखे हैं। एक्सियम्स क्या कहलाते हैं? एक्सियम्स वो एजम्पशंस हैं जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ हैं और जिनको प्रूफ नहीं कर सकते हैं। सो फर्स्ट एक्सियम क्या है? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अगर कोई चीज दूसरी चीज के बराबर है तो वो दोनों चीजें क्या है? बराबर है। इस तरह से इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल, अगर कोई दो चीज है जो कि इक्वल है, समझ रहे हैं? जैसे ए इक्वल टू बी दिया है और इन दोनों में अगर हम कोई सेम चीज ऐड कर रहे हैं या इक्वल्स कोई ऐड कर रहे हैं, मान लीजिए सी और डी दोनों ही बराबर हैं, इनको ही हम ए और बी में ऐड करेंगे तो ये भी क्या रहेंगे? इक्वल ही रहेंगे। ये चीज कही गई है। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल, ये होल जो है वो भी इक्वल होगा। इसी तरह से इक्वल अगर हम एक तरह से ये भी मान सकते हैं आप, सी और डी बराबर हैं तो सी भी ऐड करेंगे तो ये ए प्लस सी बराबर बी प्लस सी रहेगा। और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे ए माइनस सी बी माइनस सी तो वो भी इक्वल रहेगा। तो वही लिखा है, इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर इज इक्वल। थिंग्स विच कॉन्साइड्स विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अगर कोई चीज है वो कॉन्साइड कर रही है, जैसे ये सिक्का लिया मैंने, इसके ऊपर दूसरा सिक्का रख दिया, दोनों कॉन्साइड कर रहे हैं, मीन्स एक के ऊपर एक एकदम इक्वल साइज के हैं, कॉन्साइड्स, ठीक है? तो ये क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के बराबर। देन द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ये बहुत इजी है। जो होल होता है, जैसे ये है, दिस इज अ होल सर्कल, इसका कोई हिस्सा अगर मैं ले लूं, ये पार्ट कहलाएगा। तो पार्ट हमेशा क्या होगा? होल से छोटा, या कह लीजिए होल जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा इस पार्ट से, टुकड़े से। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अगर कोई चीज है, ठीक है, और वो दूसरी चीज के डबल है, जैसे कि थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग। अगर कोई दो चीजें हैं, मान लीजिए हमारे पास ए और बी, ये दो हैं, ये दोनों क्या है? सेम थिंग। मतलब कि एक और चीज ले ली सी, इसका डबल है ये, ओके, दिस इज द डबल ऑफ सी। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। ए प्लस बी इक्वल टू सी। मतलब कि आप ऐसा समझ लीजिए जैसे कि थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग। मान लीजिए ए है, ठीक है, और बी और सी है। इस तरह से हमारे पास तीन थिंग्स हो गए और बी प्लस सी क्या है? इक्वल टू 2a है, मींस डबल ऑफ द सेम थिंग। इन दोनों ये थिंग्स का एडिशन हो गया, ये क्या है? डबल है ए के। तो इसका मतलब क्या हो गया? b इक्वल टू सी इक्वल टू ए, क्योंकि इन दोनों का एडिशन 2 है। तो ये आपस में क्या हो गए? दोनों सेम हो जाएंगे तो 2, या ऐसा मानिए ना, ए है वो एक तरह से एक्चुअल में, ठीक है। ए प्लस ए इक्वल टू 2a है। इसका मतलब क्या है? ए, ये सारे ए क्या है आपस में? इक्वल। इसलिए इसको हम प्रूव नहीं कर सकते, है ना। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग। कोई चीज है जो हाफ है उसकी, इसका मतलब कि वो बराबर है। देन यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स, ये पोस्टुलेट्स हैं। पोस्टुलेट्स मतलब आपका वही जो एक्सियम्स पोस्टुलेट बताया मैंने, कि वो एक तरह से ऐसे स्टेटमेंट है जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है और प्रूफ नहीं कर सकते हैं। तो पहला स्टेट पोस्टुलेट क्या है? अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अनदर पॉइंट। दो पॉइंट्स हैं तो उनके बीच में हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली।
टर्मिनेटेड लाइन क्या होती है? तो ऐसी लाइन जिसमें एक साइड तो फिक्स होता है, दूसरे साइड एरो होता है। सो ये कहा गया है कि अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, मतलब इसको आप इनडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हैं एरो साइड से। ये तो फिक्स्ड है, इस तरफ से तो आप इसको इनडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो ये हो गया सेकेंड पोस्टुलेट। देन है आपका थर्ड पोस्टुलेट, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एनी रेडियस। ये भी सही है। अगर आपके पास कोई भी सेंटर है, कोई भी रेडियस है, तो उसको आप लेकर सर्कल तो ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, ये भी ठीक है। राइट एंगल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, क्योंकि राइट एंगल्स का मान ही कितना होता है। देखिए, जो राइट एंगल ड्रॉ करते हैं उसमें ये लेंथ नहीं मायने रखती है, ठीक है। ये तो नॉन टर्मिनेटेड लाइन है। वैसे भी एंगल की बात करिए, एंगल 90 होता है, चाहे ऐसे बना लीजिए चाहे इस तरह से बना लीजिए, बड़ी कर दीजिए उस लाइन को, ये दोनों ही इक्वल हैं। एंगल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ये लाइन की लेंथ की बात नहीं करते हैं, और इस लाइन की लेंथ हम वैसे भी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये मतलब लाइन सेगमेंट नहीं है, ये आपकी रे है, ठीक है। तो एंगल की बात करें तो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, इसलिए ये दोनों क्या है? इक्वल है। Then fifth postulate is, if a straight line falling on the two straight lines make the interior angle on the same side of it taken together less than the two right angle, then the two straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which the angles are less than the two right angle. ये थोड़ा सा बड़ा postulate है, लेकिन इसके बारे में आप समझिए। इसमें बोला है, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, अगर दो स्ट्रेट लाइन है, ओके, ये ले इस तरीके से, इस पे कोई स्ट्रेट लाइन फॉल कर रही है, मीन्स इस पे कट कर रही है, इस तरीके से इस पे गिर रही है, फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन। ये हमारी दो स्ट्रेट लाइन हो गई, एल और एम। इस पर हमने फॉल करा दिया लाइन एन को, तो जो इंटीरियर एंगल बनेगा ऑन द सेम साइड ऑफ इट, इंटीरियर एंगल एक तो ये बनेगा, ठीक है। इस साइड अगर देखें इन लाइंस के इंटीरियर एंगल, ये देखिए ये लाइन है, ये है और ये है, तो इंटीरियर ये कहलाएंगे। इसी तरह से इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये भी इंटीरियर एंगल्स ही हैं, इन दोनों का सम कहलाएगा इंटीरियर एंगल्स का सम। तो इसमें ये बोला है कि इंटीरियर एंगल्स जो है उनका सम अगर 90 डिग्री टू 90 डिग्री मतलब टू राइट एंगल से, मतलब कि 180 डिग्री से अगर कम है, तो उस तरफ हमारी लाइंस, ये जो लाइंस बनाई मैंने एल और एम, ये कैसी होंगी? एक दूसरे को मीट, मतलब एक जगह पे टच करेंगी। ये लाइंस तो मैंने अभी पैरेलल बनाई है, आप देख सकते हैं साफ साफ, ये एल और एम क्या है? पैरेलल है। इसलिए इन दोनों का सम क्या होगा? एंगल 1 एंगल 2 क्या होगा? ऑलवेज 180 डिग्री होगा, टू राइट एंगल्स के बराबर होगा। लेकिन अगर मैं ये लाइंस थोड़ी सी ऐसे बना लेती, पैरेलल नहीं बनाती, और अब अगर मैं इस पर फॉल कराऊं कोई लाइन एन, तो ये जो इंटीरियर एंगल्स का सम है ये क्या होगा? ग्रेटर देन 180 होगा। लेकिन इस तरफ अगर आप देखिए इंटीरियर एंगल्स का सम ये, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या है? दिस इज लेस देन 180 है। तो इस केस में जब आप इन लाइंस को प्रोड्यूस करेंगे आगे, इसको भी, तो आप देखेंगे कि किसी पॉइंट पर ये मीट कर रहे हैं। यही बोला है इस पोस्टुलेट में, ये लिखे हैं, देखिए, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर, दोनों को जोड़ा जाए तो लेस देन, अगर टू राइट एंगल्स मतलब 180 से अगर छोटा है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इनको अगर आप प्रोड्यूस करेंगे इनडेफिनिटली, तो ये क्या करेंगे? किसी ना किसी पॉइंट पर मीट करेंगे। और वो भी किस तरफ बात कर रहे हैं? जहां पर इन दोनों का सम लेस देन 180 है। ग्रेटर देन 180 की तरफ आप कितना भी एक्सटेंड कर लीजिए, ये मीट कभी नहीं करेंगी लाइंस,
लेकिन जहां पर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स का सम लेस देन 180 है, वहां आप रिड्यूस करेंगे तो आपकी लाइंस जरूर मीट करेंगी। सो दीज आर 5 पोस्टुलेट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं जो आप पूरे मैथ्स में हर जगह यूज करेंगे।